Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and doing well. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक काम किया था। मुस्कान बेटा बताइएगा लास्ट लेक्चर कहाँ तक पढ़ा था हमने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने केसेस पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस के और आपने एक एमसीक्यू बताया था हमें। एमसीक्यू बताया था, ठीक है। अच्छा, क्या हमने प्रिंसिपल रेज पढ़ी थी कॉन्वेक्स लेंस की? सर नहीं। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए भाई, हेडिंग दीजिए प्रिंसिपल रेज की। प्रिंसिपल रेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 3 रेज हैं। मैं चाहता हूं आप तीनों को एक बार बनाएं क्योंकि डायग्राम इनके बगैर नामुकम्मल है। प्रिंसिपल रेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हेडिंग दे प्रिंसिपल रेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली हेडिंग इसमें दे रे नंबर 1। सबसे पहली हेडिंग दे इसमें रे नंबर 1 और इसमें लिखें इफ अ रे ऑफ लाइट parallel to principal axis, if a ray of light parallel to principal axis strikes the convex lens, then after refraction it will pass through the focus. If a ray of light parallel to the principal axis, if a ray of light parallel to the principal axis strikes the convex lens, then after refraction it will pass through the focus. अब हम देंगे इसकी फिगर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और कॉन्वेक्स लेंस पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी। ये पहली प्रिंसिपल रे है। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस अपने अंदाजे से मार्क कर दें। फिलहाल हम कोई स्केच नहीं कर रहे, हम ऐसी डायग्राम बना रहे हैं, तो यू कैन टेक एनी डिस्टेंस। तो जब भी आपके पास कोई भी रे ऑफ लाइट होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कॉन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक करेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और कॉन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होती है। अब हम देखेंगे रे नंबर 2। अब रे नंबर 2 बेटा इसका बिल्कुल उल्टा है। इफ अ रे ऑफ लाइट passing through the principal focus strikes the convex lens. If a ray of light passing through the principal focus strikes the convex lens, then
after refraction it becomes parallel to principal axis. Then after refraction it becomes parallel to principal axis. So if a ray of light passing through the principal focus strikes the convex lens, then after refraction it becomes parallel to the principal axis. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हुई लेंस पे टकराती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हुई लेंस पे टकराएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों रेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं. अगर एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और कॉन्वेक्स लेंस पे टकराएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी, और अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई टकराएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी. तो ये हमने डिस्कस करी है इसकी रे नंबर 1 और रे नंबर 2. ये हमने डिस्कस करी है इसकी रे नंबर 1 और रे नंबर 2. अब आती है इसकी एक आखिरी रे जिसका नाम है रे नंबर 3. If a ray of light passing through the optical center then after refraction there will be then after refraction there will be no change in its डायरेक्शन. तो रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे ऑफ लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी हालत में कोई चेंज नहीं आता. इसको हम ड्रॉ करते हैं. तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो इट possess नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन. तो वो आपके पास उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो रे नंबर 1 में क्या था, जब रे पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी.
जब फोकस से पास होती हुई टकरा रही थी तो पैरेलल हो रही थी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन. ये हमने डिस्कस किया रे नंबर 1 को, रे नंबर 2 को और रे नंबर 3 को. अब हम चलते हैं एक फॉर्मूले पे जिसका नाम है थिन लेंस फॉर्मूला. ठीक है, और थिन लेंस फॉर्मूला हमें दोनों लेंस के लिए पढ़ना है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी. तो हमारे पास सबसे पहले तस्करा होगा कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स लेंस के लिए थिन लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. और आप सारे बच्चे इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं क्योंकि आप सब इससे मैट्रिक में पढ़ चुके हैं या अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो हाथ उठाइए और ये बताइए कितने लोग इस फॉर्मूले को पहले देख चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं. कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस फॉर्मूले को देख चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं. 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. बाकी लोग मुझे लग रहा है कि वो मुल्तान से आए, पेशावर से आए, उन्होंने नहीं किया ये. हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो मेरे पास मैट्रिक में थे और उनका हाथ रेज नहीं हो रहा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस. अब जरा आगे सुनिए. हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपके पास जो है इसका नाम है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. हमारा ये जो क्लास लेना है ना, ये बेकार है उस वक्त तक जब तक हमें f p और q के मतलब ना पता हो. तो हमें सबसे पहले f p और q का मतलब पता होना बहुत जरूरी है. f का मतलब है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कहलाती है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. f का मतलब है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. f का मतलब है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. p का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. p का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. p का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस. लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा. लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा. लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा. उसके बाद आ रहा है क्यू. क्यू का मतलब है इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस से मुराद डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस. इमेज और लेंस के बीच का फासला कहलाएगा इमेज डिस्टेंस, जिसे हम बोलेंगे क्यू. इमेज और लेंस के बीच का फासला इमेज डिस्टेंस कहलाता है, जो क्यू कहलाएगा. इमेज और लेंस के बीच का फासला इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे क्यू. जब तक मुझे एफ पी और क्यू का मतलब नहीं पता चलेगा मैं फॉर्मूले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा. सबसे पहले मुझे एफ पी और क्यू का मतलब पता होना चाहिए. एफ का मतलब फोकल लेंथ, पी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू का मतलब इमेज डिस्टेंस. एफ का मतलब फोकल लेंथ, पी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्यू का मतलब इमेज डिस्टेंस. सिर्फ यही पता होना नहीं चाहिए, ये भी पता होना चाहिए डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है. जो फोकल लेंथ है वो फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक, और जो इमेज डिस्टेंस है वो इमेज से लेकर लेंस तक. अब ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का. वो कॉन्सेप्ट है आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का. हमें फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपके पास वो कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का. हर वो ट्राइंगल्स जो दोनों एक दूसरे देखने में बिल्कुल सेम नजर आते हैं, हर वो ट्राइंगल्स जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आए, वो कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स.
हर वो ट्राइंगल्स जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आए वो कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स वो सारे ट्राइंगल्स जो दोनों दिखने में हमें बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उनको हम सिमिलर ट्राइंगल्स का नाम देते हैं। अगर एक ट्राइंगल मेरे पास ये है तो दूसरा ट्राइंगल मेरे पास ये है, नो मैटर उनका साइज बड़ा हो, नो मैटर उनका साइज छोटा हो, अगर वो दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। अगर ये मेरे पास है ए बी पी और ये मेरे पास है क्यू आर और एस, तो मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है ए बी पी और एक ट्राइंगल है क्यू आर एस, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी पी और एक ट्राइंगल है मेरे पास क्यू आर एस, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताएं जैसी यहाँ पे साइड ए बी है वैसी दूसरे वाले में कौन सी साइड है, तो आप बोलेंगे क्यू आर। जैसी यहाँ पे साइड ए बी है वैसे यहाँ पे कौन सा साइड है, क्यू आर। तो अब इनका रेशियो हम ले लेंगे ए बी अपॉन क्यू आर, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो ये बन गया ए बी अपॉन क्यू आर। ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब सिमिलर साइड्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसी यहाँ पे साइड बीपी है वैसी यहाँ पे साइड कौन सी है, तो आप फटाफट बोलेंगे क्यू एस। दोबारा बोल रहा हूँ, आप मैंने आपसे पूछा जैसे यहाँ पे साइड पी बी यहाँ कौन सी है, तो आप फटाफट बोलेंगे कौन सी है, क्यू एस। अब आप इसका रेशियो ले लेंगे तो आप लिखेंगे पी बी अपॉन क्यू एस। फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप मुझे बताइए जैसी यहाँ पे साइड ए पी है वैसी यहाँ पे कौन सी साइड है, तो आप बोलेंगे आर एस। तो एपी की जैसी यहाँ पे साइड कौन सी है, आर एस। तो अब मैंने यहाँ पे इसी कलर से लिख दिया एपी अपॉन आर एस। ये बहुत चुभता है मेरी आंखों में कलर, तो ये मैंने लिखा एपी और नीचे मैंने लिख दिया क्या, आर एस। ठीक है, इस तरीके से रेशियो लेने। अब हमें किस तरह रेशियो लेने को सुनना है, हम जो रेशियो लेंगे वो लेंगे वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। दोबारा बोल रहा हूँ, हम जो रेशियो लेंगे वो लेंगे वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। हम जो रेशियो लेंगे वो लेंगे वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। हम जो रेशियो लेंगे वो लेंगे वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल टू वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। रेशियो हमेशा हम लेंगे वर्टिकल टू वर्टिकल, ये जो वीवी बना हुआ है इसका मतलब वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, क्या कोई खास वजह है, तो आपने बोलना है यस खास वजह है। हमें या तो ऑब्जेक्ट जो पता होता है ना, हमें या तो ये पता होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट कितनी है। हमें ये पता है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, इमेज की हाइट कितनी है, इसका मतलब ये बन गया वर्टिकल। या हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ से कितना डिस्टेंस है और इमेज से कितना डिस्टेंस है, ये बन गया हॉरिजॉन्टल। मुझे ये पता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और इमेज की हाइट कितनी है, ये मुझे पता है कि वर्टिकल वर्टिकल बन गया। और मुझे ये भी पता चल सकता है कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना और इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो ये बन गया हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। जबकि मुझे ये इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं पता, ये इंक्लाइन डिस्टेंस कितने हैं ये मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है कि वो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट पता है, और लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और लेंस से इमेज का डिस्टेंस कितना है मुझे वो पता है। लेकिन मुझे इंक्लाइन डिस्टेंस जो है हाइपोटेन्यूज वाला है ये नहीं पता। तो इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, जब भी मैं पढ़ाता था मैट्रिक में भी और फर्स्ट में भी, तो मैं उनको बताता हूँ वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। तो ये बात याद रखिएगा और इस तरीके से मुझे यहाँ पर आपके पास क्या करनी है, इनके रेशियो लेने और फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब चलते हैं फॉर्मूले की डेरिवेशन के ऊपर। अब जब हम फॉर्मूले की डेरिवेशन पे आते हैं बेटा, तो हमने एक सिंपल सा केस कंसिडर कर लिया। मैं यहाँ पे कोई केस वेस का नाम नहीं लूंगा और ना मैं डिस्टेंस मार्क करके लूंगा। मुझे सिर्फ एक सिंपल सी डायग्राम बनानी है जिससे मैं अपना फॉर्मूला प्रूफ कर सकूं। मुझे सिर्फ एक सिंपल सी डायग्राम बनानी है जिसके अंदर मैं अपना फॉर्मूला प्रूफ कर सकूं। तो ये मेरे पास एक मौजूद है कॉन्वेक्स लेंस, तो मैंने आपके सामने यह कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस ये आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदाजे से 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने फोकस ले लिया, मैं ऐसे ही लेता हूँ। अंदाजे से मैंने दोनों तरफ इसके क्या ले लिया, फोकस एफ। और यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिया एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का हम नाम रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी और ये रहा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जिसे मैंने बोला हुआ है ओ। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम है आपके पास ए बी। अब हमने पहली रे, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से निकलती है रेज ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट है ना और ऑब्जेक्ट से निकलती है रेज ऑफ लाइट। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से निकलती है हमारे पास क्या, रेज ऑफ लाइट। तो अगर ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी
तो मैंने यहाँ से ली पहली रे। जब यहाँ से पहली रे निकली तो पहली रे स्ट्राइक करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब इस रे ने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगी। अभी प्रिंसिपल रे पढ़ाई थी आपको, रिफ्रैक्ट होने के बाद ही कहां से पास हुई? फोकस। चेक करें, ये पढ़ाई थी ना प्रिंसिपल रे। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कहां से पास होगी? फोकस से। तो फोकस से पास हो रही है और आपको नजर आ रहा है। तो मैंने ये पहली रे पैरेलल ली जो कि आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहां से पास हो रही है? फोकस। दूसरी रे मैंने पास करवाई ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे मैंने पास करवाई ऑप्टिकल सेंटर से। और जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिट यार, दूसरी रे मैंने पास करवाई ऑप्टिकल सेंटर से, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट हुए वहां पे मुझे मिला इमेज, उसको मैंने नाम दिया ए डैश बी डैश। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट हुए उसको मैंने नाम दिया इमेज, और उसको मैंने बोला ए डैश बी डैश। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था ए बी। ए बी ऑब्जेक्ट है, सुन लें और रट भी लें। ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है? इमेज। पहली रे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास हुई? फोकस। दूसरी रे पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वो ऐसी चली गई। अब जरा गौर से देखिएगा, ये पैरेलल वाली रे जहां लेंस को टकरा रही है उसको मैंने नाम दिया हुआ पॉइंट सी। ये पैरेलल रे जहां लेंस पे टकरा रही है उसको मैंने नाम दिया हुआ पॉइंट सी। ठीक है। अब ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये लेंस। लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी। लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जिसे मैंने क्या नाम दिया? पी का। लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इसे मैंने किसका नाम दिया? पी। तो मेरे पास एक मौजूद है लेंस और ये भी मेरे पास है ऑब्जेक्ट। तो लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला पी। इसी तरह ए डैश बी डैश क्या है? इमेज। और आपके पास मौजूद है लेंस। ए डैश बी डैश तक का फासला इमेज डिस्टेंस विच इज क्यू। लेंस से लेकर ए डैश बी डैश तक का फासला इमेज डिस्टेंस विच इज क्यू। लेंस से लेकर ए डैश बी डैश तक का फासला इमेज डिस्टेंस विच इज क्यू, जिसको हम क्यू का नाम देंगे। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो गया। इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का फासला फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का फासला फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का फासला फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का फासला फोकल लेंथ। जो फोकस इस्तेमाल हो रहा है मैं लेबल भी उसी पे करूंगा। जो लेंस से पहले वाला फोकस है जिसके ऊपर मैं येलो सर्कल कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ से कोई रे पास नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ मुझे फोकल लेंथ इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला फोकस जिसको मैं येलो कलर से सर्कल कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ से रेस गुजर रही है, तभी मैंने इसकी फोकल लेंथ इंडिकेट करी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है क्या? रेशो। अब जब यहाँ पे आपको रेशो लेने होंगे, और रेशो लेने से पहले आपको ट्राइंगल कंसिडर करने होंगे। ट्राइंगल कंसिडर करने के लिए बस एक बात ध्यान में रखिएगा, ट्राइंगल जब भी कंसिडर करें तो ऐसे ट्राइंगल कंसिडर कीजिएगा जिसमें कम से कम एक कॉमन पॉइंट जरूर हो। ट्राइंगल जब भी कंसिडर करें तो ऐसा ट्राइंगल कंसिडर कीजिएगा जिसमें कम से कम एक कॉमन पॉइंट जरूर हो। तो अब देखिए, मैं पहले ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ ओ ए बी। ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, क्योंकि वो सिमिलर है। ट्राइंगल मैंने कंसिडर की है ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश बिकॉज दे आर सिमिलर। ट्राइंगल जो मैंने कंसिडर की है वो आपके पास है ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, क्योंकि वो सिमिलर हैं। तो मैंने ट्राइंगल कंसिडर करनी है ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, वो सिमिलर हैं। इस डायग्राम में मैं गंदगी नहीं मचाऊंगा क्योंकि फेयर डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे गंदगी मचाऊंगा।
अब देखें भाई, दिस इज ओ ए बी एंड दिस इज ओ ए डैश बी डैश। ये वाला है ओ ए बी और ये वाला है ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। इसको ट्रायंगल और कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में ओ। तो अब जरा गौर से देखें, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, वर्टिकल टू वर्टिकल येलो कलर, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। वहां भी लिखूंगा, यहाँ भी लिख रहा हूँ, वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, ओ ए और ओ ए डैश, ओ ए और ओ ए डैश, वर्टिकल टू वर्टिकल लिया, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ऐसे ही आ गया। ओ से लेकर ए तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है विच इज पी, ओ से लेकर ए तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है विच इज पी, तो यहाँ पे आ गया पी। और ओ से लेकर ए डैश तक इमेज डिस्टेंस है विच इज क्यू, ओ से लेकर ए डैश तक इमेज डिस्टेंस है विच इज क्यू। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर आ गया पी अपॉन क्यू के, ठीक है। तो अब मैंने फेयर में काम किया, कहाँ था मैं, यहाँ पे। तो अब आपके सामने मैंने ड्रॉ की ट्राइंगल्स आपकी आसानी के लिए। यहाँ ओ, यहाँ ए और यहाँ बी, और यहाँ ओ ए डैश बी डैश, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश। ठीक है। और अब मुझे लेने इनके रेशियोज, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, वर्टिकल टू वर्टिकल। अब यहां से लेके यहां तक कितना था P, और यहां से लेके यहां तक कितना था Q। तो अब ये ए बी ऐसी रहा, ए डैश बी डैश भी ऐसी रहा। ओ से लेकर ए तक, डायग्राम में भी देखें, ओ से लेकर ए तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है विच इज P, तो यहाँ पे आ गया P। और ओ से लेकर ए डैश तक इमेज डिस्टेंस है विच इज Q, तो यहाँ पे आ गया Q। और इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ओ से लेकर ए तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है विच इज P, और O से लेकर इमेज डिस्टेंस है विच इज Q। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर आ गया P अपॉन Q, एंड दैट वी आर गोइंग टू लेबल इट इक्वेशन नंबर 1। और हमने इसको लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के नाम से, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के नाम से इसको मैंने लेबल किया, और ये बन गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू P अपॉन Q। ओके, अब दूसरा पेयर कंसिडर करने जा रहे हैं। दूसरा पेयर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम तस्करा करेंगे। दूसरा पेयर जो हम कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे OCF और A डैश B डैश F। दूसरा पेयर जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा OCF और A डैश B डैश F एज दे आर सिमिलर, क्योंकि वो सिमिलर हैं। अब मैं आपके सामने एक बार फिर थोड़ी सी गंदगी मचाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो दूसरा पेयर मैंने कंसिडर किया OCF और A डैश B डैश F। OCF और A डैश B डैश F, ये दूसरा पेयर है जो मैं आपके पास कंसिडर करने जा रहा हूं, ठीक है। एक बार फिर बना दें डायग्राम। ठीक है, देखें भाई, ये था P, ये था F और ये था Q, ठीक है। देखें, दिस इज OCF एंड दिस इज A डैश B डैश F। ब्लू वाला है OCF, येलो वाला है A डैश B डैश F। ब्लू वाला इज OCF, येलो वाला इज A डैश B डैश F। रेशियो लेने का तरीका मैंने सिखाया, वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। इसकी वर्टिकल क्या है OC, इसकी क्या है A डैश B डैश, इसकी क्या है हॉरिजॉन्टल OF, और इसकी हॉरिजॉन्टल कौन सी है A डैश F। यहाँ पे आ गया A डैश F। तो ऊपर मौजूद है OF और नीचे मौजूद है A डैश F, ठीक है।
तो अब ये आपने देख लिया, गौर से देख लें, OCF और A डैश B डैश F, OC अपॉन A डैश B डैश OF अपॉन A डैश F। तो वर्टिकल टू वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम इसको फेयर में ड्रॉ कर सकते हैं। आइए, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाई डायग्राम। ये था आपके पास OCF और ये था A डैश B डैश F। ठीक है, आप जरा चेक करें, ये F है फोकल लेंथ और ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हो गई, फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर, और A डैश B डैश इमेज था, इमेज से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला, इमेज डिस्टेंस होता है Q। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मुझ मासूम इंसान पे, तो आप पेजेस पर हट के देखें। फोकल लेंथ से लेकर, फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक फोकल लेंथ विच इज F, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक फोकल लेंथ विच इज F, और A डैश B डैश इमेज है, इमेज से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक इमेज डिस्टेंस विच इज Q, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर A डैश B डैश तक इमेज डिस्टेंस विच इज Q। अब हमें लेनी है इसके रेशियोज, रेशियोज लेने मैंने पहले से कहा दिए थे आपको। वर्टिकल टू वर्टिकल OC अपॉन A डैश B डैश, तो OC अपॉन A डैश B डैश, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल OF अपॉन A डैश F, तो ये बन गया OF अपॉन A डैश F। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी आंखें दी हैं और हमें उन आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखें जरा, जितनी लेंथ A से लेके B तक है उतनी लेंथ O से लेके C तक है, जितनी लेंथ A से लेके B तक उतनी लेंथ O से लेके C तक, इसमें भी देखें और इसमें भी देखें। जितनी लेंथ A से लेके B तक उतनी लेंथ, पैरेलल है ना, पैरेलल में डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है, A से लेके B तक, O से लेके C तक सेम। तो इसका मतलब ये जो OC है ना, ये AB के बराबर है, तो इसीलिए अब जहाँ OC वहाँ OC हटकर आ जाएगा AB, और नीचे आ जाएगा A डैश B डैश। जहाँ OC है वहां पे OC की जगह पर आ गया AB और नीचे आ गया A डैश B डैश। अब ये राइट साइड वाली वैल्यूज फिल करनी है। राइट साइड पे एक लिखा हुआ है O से लेकर F तक, तो ये O से लेकर F तक तो मुझे पता है डायरेक्ट फोकल लेंथ के बराबर है, तो मैंने लिख दिया O से लेकर F तक फोकल लेंथ। अब जहां मैं गंदगी मचाने वाला हूँ वो देखें, अब मुझे चाहिए A डैश F, जिसपे मैंने वेव बनाई है रेड कलर की, जो मैं अभी बना रहा हूँ, तीसरी वेव चौथी वेव। अब मुझे A डैश से लेकर F तक चाहिए, तो मुझे ये A डैश से लेकर F तक कोई डायरेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं है। जब कोई डायरेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं होता तो या तो वो ऐड होकर आता है या सब्ट्रैक्ट होकर। आप जरा सोच के बताएं, कौन बता सकता है ये A डैश F किसके बराबर होगा? मैं चाहता हूं और लोग हाथ उठाएं, मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कितने बच्चे मुझे आंसर दे सकते हैं। A डैश से लेकर F तक कोई डायरेक्ट डिस्टेंस मौजूद नहीं है। डायरेक्ट डिस्टेंस जब मौजूद नहीं होता या तो ऐड होकर आता है या सब्ट्रैक्ट होकर आता है। स्नेहा कहा सबसे पहले उठा था, तो मैं इनसे पूछूंगा। जी स्नेहा बोले बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर Q माइनस F के बराबर होगा। एक्सीलेंट, थैंक यू बेटा। तो ये हो जाएगा Q माइनस F, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपके पास डिस्टेंस निकलता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस, वो आपके पास सब्ट्रैक्ट होके निकलता है हायर माइनस लोअर। तो हायर डिस्टेंस था हमारे पास Q, लोअर डिस्टेंस था हमारे पास F, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस आया ये बराबर आया किसके? Q माइनस F, तो इसको मैंने Q माइनस F का नाम दिया। इसको डाल दिया मैंने ब्लॉक्स में, और दैट आई एम गोइंग टू लेबल इट इक्वेशन नंबर 2। इसको डाला मैंने ब्लॉक्स में और इसको मैंने लेबल करा इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 भी पता चल गई है, मुझे इक्वेशन नंबर 2 भी पता चल गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 भी पता चल गई, इक्वेशन नंबर 2 भी पता चल गई है। ये दोनों इक्वेशंस मुझे पता चल चुकी हैं। अब जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे थिन लेंस फार्मूला मिल जाएगा। इनको इक्वेट इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा